आ रही है। देखो चैप्टर 2 में जो हम लोग स्टार्ट किए थे, याद होगा, पोटेंशियल से स्टार्ट किया था। पोटेंशियल देखा, साथ में पोटेंशियल एनर्जी देखा हम लोगों ने अब तक। पोटेंशियल एनर्जी 2 चार्ज सिस्टम का, 3 चार्ज सिस्टम का, 4 चार्ज सिस्टम का कैसे निकालेंगे भाई, तो वो देखा। डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम है तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच पॉसिबल पेयर इन द सिस्टम। सिस्टम में जितने भी पॉसिबल पेयर हों, चाहे 2 चार्ज सिस्टम हो गया, Q1 Q2 है R सेपरेशन पे, तो पोटेंशियल एनर्जी है कितना भाई, तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q1 Q2 इसमें साइन के साथ रखेंगे, विद साइन। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी देखा, साथ में देखा हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, वेयर A इज, E क्या है यहाँ पे भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, याद होगा, ये पढ़ा हम लोगों ने। साथ में इसी का दूसरा फॉर्म था, वो क्या था भाई, तो dV चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। इसी को दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो ये रिलेशन यूज़ करो, और पोटेंशियल गिवन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो ये रिलेशन यूज़ करो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कई बार अप्लाई करने पड़ते हैं जब पोटेंशियल मोर देन 1 वेरिएबल का फंक्शन हो। जब मोर देन 1 वेरिएबल का फंक्शन होगा तो उस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकालना हो तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स करके एक्स कंपोनेंट निकालेंगे। सिमिलरली माइनस डेल वी बाई डेल वाई करके वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट निकालते हैं, फिर काम करते हैं। सो ई कॉस थीटा यही हमारा ई आर है, या ई बोल देते हैं लूज सेंस में, बट दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट मिल जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तुम्हारा और तुम डिस्प्लेसमेंट इसके परपेंडिकुलर में कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जा रहे हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जा रहे हो, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। मीन्स अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाएं और पोटेंशियल डिफरेंस देखें और ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग रखें वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा भाई, तो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड जाने पे पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं मिलता। ये अगर V नॉट है तो ये भी V नॉट है, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0 अपॉन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। इट मीन्स E वैल्यू 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट 0, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। इसलिए अगर तुम्हें dV बाई dr माइनस dV बाई dr अगर 0 आता है तो इसका कंक्लूज़न ये होता है कि उस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ऐसा नहीं बोलते, इसका 0 होना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट E cos थीटा इज 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना ज़रूरी नहीं है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। सो मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अगर ये 0 आ रहा है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। तो रिलेशन को हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन से आइडेंटिफाई किया था और समझा था, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल ये समझे थे। साथ में देखा था हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस और उनके प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखा था, क्या क्या प्रॉपर्टी है भाई, ये हम लोगों का इंटरसेक्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये सब देखा। साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स देखे और पोटेंशियल एनर्जी पे न्यूमेरिकल देखे। आज हम लोगों को न्यूमेरिकल ही करने हैं मेनली, क्योंकि आज मैं पोटेंशियल को कम से कम कंक्लूड करना चाहता हूँ भाई, नेक्स्ट क्लास से कैपेसिटेंस तो स्टार्ट हो। तो न्यूमेरिकल्स करेंगे, साथ में एक पोलराइजेशन टर्म रह गया है, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन एंड न्यूमेरिकल ये आज का टॉपिक है, और इसमें कुछ हम लोग क्वेश्चन लेंगे, कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस लेंगे और आज का सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, यही है आज तक का समरी पॉइंट भाई इस चैप्टर में। आवाज़ आ रही है युवराज? तो आगे बढ़ाया जाए भाई, आगे बढ़ता हूँ।
देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद होगा, एक्सटर्नल फील्ड में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी देखा था। कोई एक्सटर्नल फील्ड हो उसमें पोटेंशियल एनर्जी, तो याद होगा एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी अगर देखना चाहते हैं हम लोग तो क्या देखा था हम लोगों ने कि एक्सटर्नल फील्ड में अगर पोटेंशियल एनर्जी देखना हो, मान लो कोई भी एक्सटर्नल फील्ड है, ये इस तरह से कोई एक्सटर्नल फील्ड है और इसमें हम लोग दो चार्ज सिस्टम रखना चाहते हैं, तो टू चार्ज सिस्टम है। एक मान लो यहाँ पे रखते हो Q1, यहाँ रखते हो Q2, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। मैं लास्ट क्लास वाला थोड़ा सा लास्ट वाला बस समराइज करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये A पॉइंट पे रखा है, ये B पॉइंट पे रखा है, एक्सटर्नल फील्ड में रखा। अगर ये अकेले यहाँ रखते, मान लो ये Q1 है, Q2 है, कोई एक्सटर्नल फील्ड ना हो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम W1 प्लस W2। फर्स्ट को लाने का, क्योंकि पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सो इनफाइनाइट से फर्स्ट को लाने का वर्क डन 0 है। दूसरे को जब लाते हैं Q1 के प्रेजेंस में, जब Q2 को लाएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क करना पड़ता था Q1 Q2 अपॉन 4πε0R। जिन्होंने क्लास किया है बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ टू चार्ज सिस्टम का म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मीन्स यहाँ पे कोई दूसरे चार्ज का इन्फ्लुएंस नहीं है, सिर्फ Q1 ला के रखा और Q2 को इन्फिनिटी से ला के रखा, असेंबल करने में टोटल वर्क डन निकाल लिया। क्योंकि इन्फिनिटी से लाए हो, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, इसलिए तुम्हारा जो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। सबको पता है कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन चेंजिंग द कन्फिगरेशन इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए तुमने वर्क डन क्या किया भाई? तो तुमने वर्क डन किया है, एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स और इसको इनफाइनाइट रेफरेंस से प्रेजेंट कन्फिगरेशन में लाए हैं और वर्क डन करना पड़ा W1 प्लस W2। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बन गया Q1 Q2 अपॉन 4πε0R। ये कब है भाई? जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं था तब का है ये बात। अब जब ये एक्सटर्नल फील्ड है तो ये सिचुएशन अब चेंज हो गया, अब सिचुएशन चेंज हो चुके हैं, इसलिए अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा तो हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग टू चार्ज सिस्टम इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अब दोनों चार्ज को हमें सेट करने हैं। तो भाई ये कैसे होगा? तो फर्स्ट को लाने का वर्क डन प्लस सेकंड को लाने का वर्क डन। कहाँ लाने में वर्क डन भाई? तो एक्सटर्नल फील्ड में लाना है, इन ई एक्सटर्नल भाई इस फील्ड में लाना है। तो फर्स्ट को लाने का वर्क डन कितना भाई? तो अब 0 नहीं होगा फर्स्ट को लाने का वर्क डन। क्यों? क्योंकि पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है और पहले से जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो A पॉइंट पे जरूर पोटेंशियल होगा। तो Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से A तक लाए, इसलिए Q1 मल्टीप्लाइड बाई फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल VA माइनस इन्फिनिटी। सेकेंड को लाए, Q2 को लाए, कहाँ तक लाए भाई? B तक लाए, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इन्फिनिटी से दोनों को लाए अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड। ये हुआ फर्स्ट को लाए तो ओनली अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड, लेकिन जब सेकंड को लाएंगे तो दो काम होगा। एक्सटर्नल फील्ड है उसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा और जो पहले से चार्ज प्रेजेंट है इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तो पहले से जो चार्ज प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट वर्क क्या होता है? तो वो तो तुम्हें पता है, पहले से चार्ज प्रेजेंट हो उसके अगेंस्ट वर्क डन होता है Q1 Q2 अपॉन 4πε0R। तो सेकंड को लाने का वर्क डन इन द एक्सटर्नल फील्ड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ Q1 चार्ज, वो इतना हुआ। ये म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी हुआ, एक दूसरे का पोटेंशियल एनर्जी, और ये एक्सटर्नल के अगेंस्ट हुआ। सो इस तरह से टोटल पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड में हुआ। यही बात यहाँ पे देखो इसमें लिखा हुआ है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज वर्क डन इन असेंबलिंग द टू चार्ज इन द एक्सटर्नल फील्ड। फर्स्ट को लाया, R1 पोजीशन पे जाके रखा, इसलिए V एट R1 पोजीशन दैट इज VA, ये हो गया। सेकंड को लाया तो उसको R2 पोजीशन वाले पे रखा, तो Q2 इंटू V R2 और प्लस ये है म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 अपन 4πε0 R12। ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। क्लियर है यहाँ तक? ये सब तो बताया ही था लास्ट क्लास में। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में रखें तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो ये हम लोगों ने भी ऑब्टेन किया था। इसको ऑब्टेन कैसे किया था भाई? तो इसको भी अगर मैं याद दिला दूं तो इस एक्सटर्नल फील्ड में ये थीटा ओरिएंटेशन पे, आर्बिट्ररी ओरिएंटेशन जो है वो थीटा है, इस थीटा ओरिएंटेशन पे इसको रखा गया। डाइपोल ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो भाई थीटा ओरिएंटेशन पे है, कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी? तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ओरिएंटेशन।
ये वर्क डन किसको लाने हैं भाई, तो डाइपोल को लाने हैं। डाइपोल को लाया इस ओरिएंटेशन में, कहाँ से लाया, तो डाइपोल को लाया फ्रॉम रेफरेंस जो कि इनफाइनाइट होता है और प्लस फिर जब 90 डिग्री पे आ गया तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री टू आर्बिट्ररी ओरिएंटेशन थीटा तक लाने का वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक टॉर्क। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक टॉर्क लगेगा भाई, क्योंकि आपको रोटेट कराने हैं। तो यही काम किया था। जब हम लोग इनफाइनाइट से लाए तो पहले 90 डिग्री ओरिएंटेशन में लाए। जब 90 डिग्री ओरिएंटेशन में लाओगे भाई तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और जब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ पे अगर V0 है तो यहाँ भी V0 है, यहाँ भी V0 है। तो अगर इस कंडीशन में डाइपोल को लाए हैं, यहाँ पे डाइपोल का पॉजिटिव है, यहाँ पे मान लो डाइपोल का नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। क्यों, क्योंकि Q को लाए हो कहाँ से कहाँ तक भाई, तो इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे लाए हो, V0 पे लाए हो, तो V0 माइनस V इन्फिनिटी जो कि जीरो होता है। और माइनस Q को भी जब डाइपोल लाए हो तो भाई दोनों आएगा, डाइपोल जब आएगा तो दोनों चार्ज आएगा, तो माइनस Q भी साथ में आया। वो कहाँ आया भाई, तो वो भी V0 तक ही आया। तो ये इस तरह से V इन्फिनिटी मतलब जीरो है, तो यहाँ जीरो लिखें या V इन्फिनिटी लिखें, बात एक ही है। तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ही चीज़ लिखें, यहाँ V इन्फिनिटी लिख रहे हैं तो यहाँ भी V इन्फिनिटी लिखें। और प्लस अब वर्क डन था तो याद होगा टॉर्क होता था PE साइन थीटा डी थीटा। ये टॉर्क एक्सटर्नल एजेंट का टॉर्क है जो कि निगेटिव ऑफ टॉर्क ड्यू टू फील्ड है, और टॉर्क ड्यू टू फील्ड होता है माइनस PE साइन थीटा। माइनस इस टॉर्क का रीस्टोरिंग नेचर दिखाता है, रीस्टोरिंग नेचर दिखाता है, इसलिए टॉर्क एक्सटर्नल जिसका वर्क डन हमें निकालना है वो PE साइन थीटा है। और इसको हम लोग कहाँ से कहाँ तक, तो भाई थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री टू आर्बिट्ररी ओरिएंटेशन ये, और ये वाले दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, पॉजिटिव एक निगेटिव है, इसलिए ये ज़ीरो हो गया। सो 90 डिग्री ओरिएंटेशन में लाने में वर्क डन जो होता है वो ज़ीरो होता है, इसलिए कई बार लोग इसको रेफरेंस बना लेते हैं। और ये जो वर्क डन करने में हुआ साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस थीटा, और ये 90 डिग्री टू थीटा लाते हो, और इस तरह से माइनस PE कॉस थीटा होता है, दैट इज माइनस PE डॉट E। ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन इन थीटा ओरिएंटेशन। तो फाइनली ये पोटेंशियल एनर्जी बन गया था। लॉजिक आपको क्लियर है। हम लोग इन्फिनिटी से लाए हैं, इसलिए कई बार इस 90 डिग्री ओरिएंटेशन को हम लोग डाइपोल के लिए रेफरेंस ओरिएंटेशन समझ सकते हैं। कभी भी कोई डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड में है तो इस एक्सटर्नल फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब है ये, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका जीरो लिया जाए और ये रेफरेंस समझा जाए, क्योंकि फर्दर जो वर्क करने पड़ेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। इनफाइनाइट से जो ओरिजिनल रेफरेंस है, कन्वेंशनल रेफरेंस है, उससे इस कन्फिग्रेशन में लाने में जीरो वर्क हुआ है, क्योंकि Q इंटू V0 है तो माइनस Q इंटू V0 भी है, और ये कैंसिल होकर के जीरो हो चुका है। यहाँ तक बात हम लोगों ने कर लिया था। और इसके आगे की बात हम लोग देखें तो इसके आगे वाली बात क्या थी भाई, तो इसके आगे हम लोगों ने देखा था शायद एक और चीज़ कि कब स्टेबल कब अनस्टेबल होता है, ये सब मैंने डिस्कस कर दिया था। थीटा इज इक्वल टू 0 वाला स्टेबल है, थीटा इक्वल टू 180 वाला अनस्टेबल है, और पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ये। तो इन सब का डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में, इसमें कोई ख़ास बात अब नहीं बचा है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये वाले पॉइंट्स को हम लोग ज़रा देखें। ये भी शायद हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यही डिस्कस कर रहे थे, तो इसके हर पॉइंट को हम लोगों ने शायद देख लिया था, फिर भी एक नज़र हम लोग इस पर डाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ शोन बाय द कंडक्टर व्हेन प्लेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मान लो कोई चार्ज आया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, अब इसमें कोई कंडक्टर रखते हैं तो इसमें क्या क्या है प्रॉपर्टी जो फॉलोड होगा। ये कंडक्टर हमने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। बिल्कुल ठीक है भाई। जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। बिल्कुल होगा भाई। यहाँ पे जो भी फील्ड लाइन होंगे यहाँ पे परपेंडिकुलरली यहाँ पे आएंगे, इंड्यूस करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से फिर निकलेंगे, ऐसे रहेंगे भाई परपेंडिकुलर ही। तो ठीक है भाई, एक दूसरे से बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे सरफेस से। नेट चार्ज बाय द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। तो पता ही है तुम्हें, ऑल एक्सेस चार्ज अपीयर ऑन द आउटर सरफेस। अंदर का जो मटेरियल होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
अगर इंजेक्शन डालें, मटेरियल निकालें, उसका इलेक्ट्रिकली चेक करें तो दैट इज़ न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव मिलेंगे। अब यहाँ का हमने कैविटी बना दिया, यहाँ से निकाल लिया, ये जो मास आया इसमें चेक करोगे तो इसमें +100 E है तो -100 E भी हैं, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि सारे एक्सेस चार्ज कहाँ हैं भाई? सरफेस पे हैं, सरफेस पे हैं, सरफेस पे हैं। ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है भाई, ये सारे के सारे एक्सेस चार्ज सरफेस पे होंगे, और ये हम लोगों ने गॉस लॉ से प्रूव भी किया था कि ऑल एक्सेस चार्ज अपीयर्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है भाई। पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इट मीन्स -dV/dr जीरो है। कहीं भी मूव करो, कोई भी डिस्प्लेसमेंट कर लो, तुम्हें पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब dV/dr जीरो है, और dV/dr जीरो है, dr तो है तुम्हारा, तुम तो डिस्प्लेसमेंट किए, बट हमारा पोटेंशियल चेंज dV जीरो आएगा, तभी तो जीरो होगा ये। अगर हमारा dr कहीं डिस्प्लेसमेंट किया हमने और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है, अंदर के सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होता है, और ये वाला नन जीरो है, ये टोटल वैल्यू जीरो है, डिनोमिनेटर नन जीरो है, इसका मतलब ये न्यूमरेटर ही जीरो है। और dV जीरो होने का मतलब क्या हुआ? V इज कांस्टेंट। dV जीरो होने का मतलब V इज कांस्टेंट। तो जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहाँ तक पोटेंशियल कांस्टेंट है। सो इंटायर कंडक्टर इनसाइड ऑल पॉइंट्स एज वेल एज ऑन द सरफेस पॉइंट्स, एवरी पॉइंट इज एट सेम पोटेंशियल। तो भाई ये भी बात हम लोग समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। और क्या था इसमें पॉइंट? तो और पॉइंट था इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये भी बताया था भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा 1 है, जितना शार्प पॉइंट होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो यहाँ पे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लार्ज होगा। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ज़्यादा अच्छे से लिखना है एट द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, नियर द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, ऐसा लिख सकते हैं। जहाँ आप सोच रहे हो, यहाँ का सोच रहे हो तो यहाँ का देखो चार्ज डेंसिटी भाई, नियर द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। तो ये आपने लिख रखा होगा, मैं स्क्रीनशॉट लिए जा रहा हूँ ताकि मैं ये शेयर कर सकूं आपको व्हाट्सएप पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ द हॉलो चार्ज कंडक्टर, ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। कोई भी हॉलो अगर कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल में भी जीरो है और कैविटी में भी जीरो है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर होगा, अंदर में नहीं हो सकता, न कंडक्टिंग मटेरियल में न कैविटी में। कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड तब आता है जब इसके अंदर कोई चार्ज रख दिया जाए, तो इसी का फील्ड यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है। अगर कैविटी में कोई चार्ज नहीं रखा है तो कैविटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगा। तो ये सब डिस्कशन लास्ट क्लास में भी हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं भाई। तो ये एक क्वेश्चन है, जल्दी से इसको देखा जाए। सो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज सेम वैल्यू इनसाइड एंड ऑन द सरफेस। अरे भाई, तो यही बात अभी डिस्कस किया था हमने। अब बुक वाले क्या लिखते हैं? एसएल अरोरा का दिखा रहा हूँ, ज़्यादातर स्कूल वाले एसएल अरोरा ही फॉलो करते हैं। तो एसएल अरोरा का तुम्हें स्टेटमेंट ये दिखा रहा हूँ। आवाज़ तो आ रही है ना भाई? कौन कौन प्रेजेंट हैं वो भी नहीं पता नहीं लग रहा। आवाज़ आ रही है भाई? युवराज, भुवनेश, आरसी पांडे, कुछ क्लास आपका छूटा है। जिनका क्लास छूटा है जल्दी से जल्दी कवर करते चलें। वीडियोस तो मैं डाल दे रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो डालने वाला प्रोग्राम ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये हमेशा वीडियो नहीं डालता रहूँगा मैं। तरुण, क्लियर है यहाँ तक? अभी तक तो मैं कोई नई बात किया ही नहीं है, सब लास्ट क्लास वाली ही बात है, नई बात अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है वो जरा एक नज़र देख लिया जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। होता है भाई, होता ही है नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, बट इनसाइड द कंडक्टर E इज जीरो, अंदर में जीरो होता है। एंड मोर एवर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज नो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑन द सरफेस। सरफेस पे भी कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होता, हमेशा नॉर्मल ही होता है।
तो dV/dr जीरो है। मेन बात यह है dV/dr जीरो है। माइनस dV/dr जीरो होना मतलब dV/dr इज जीरो, और इसलिए V इज कांस्टेंट। हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, बिकॉज थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वहाँ वहाँ पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल सेम। कितना पोटेंशियल? वही जो सरफेस पे है, वही जो सरफेस पे है, एंड हैज़ द सेम वैल्यू inside as on the surface, and thus the surface of a conductor is equipotential surface। तो ये समझते हैं बात को हम लोग, क्लियर बात है। ये जो मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ उसको आपको व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर दूंगा आज ही। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? चलो एक छोटा सा टॉपिक है, ये कई बार पूछ दिया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग मतलब प्रोटेक्शन देना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या हुआ वो जरा समझा जाए इस बात को। देखो पहले इसको पढ़ेंगे नहीं, पहले समझेंगे भाई। समझेंगे क्या वो देखो, कोई एक एक्सटर्नल फील्ड है, ध्यान देना। अगर हमने एक हॉलो कंडक्टर रख दिया, कैसा कंडक्टर भाई? तो बिल्कुल हॉलो कंडक्टर रख दिया, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा ही, कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर ये पेन ऐसा एक डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाए तो इसमें कुछ ऐसे चेंजेस कर देगा, पोलराइज कर देगा अंदर, या कुछ भी कर देगा जिससे कि ये डैमेज हो सकता है ये पेन। तो इस पेन को अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्शन देना है, शील्ड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट शील्ड करना है, तो इसका एक मेथड है। एनी डिवाइस, सेंसिटिव डिवाइस विच कैन बी डैमेज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करें? पुट द डिवाइस इनटू ए मेटालिक इनक्लोजर। पुट द डिवाइस इनटू ए मेटालिक इनक्लोजर। मेटालिक इनक्लोजर में रख दें, अगर इसको यहीं पे लटका के छोड़ दें तो आप कितना भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करो, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई नहीं हो पाएगा। यहाँ पे इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो रहेगा, इस पे चार्ज हो तब भी इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर है, मेटालिक कंडक्टर के अंदर है। जो भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा कंडक्टर में होते हैं, वो इधर आ जाएंगे, ये इधर हमारा पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। और हुआ क्या है यहाँ पे बीच में, क्या हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डेवलप हुआ वो ज़रा समझो। इसने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किया 10 वैल्यू का। इसने एक्सटर्नल फील्ड जो था E0 वो मान लो 10 न्यूटन पर कूलम था, तो इसने 10 का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किया। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया तुरंत इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से क्या हुआ, ये वाला पॉजिटिव चार्ज वो इधर डेवलप किया और ये निगेटिव वाला इधर फील्ड डेवलप किया, और इस तरह से ये 10 वैल्यू है तो ये दोनों भी समझो कि 5 या ओवरऑल ये 10 वैल्यू इधर से भी डेवलप हो गया, और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या हो गया? जीरो। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या है? जीरो। फिर से बोल रहा हूँ कि ये डिवाइस के पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए ये प्रोटेक्टेड हो गया, शील्डेड हो गया फ्रॉम द एक्सटर्नल फील्ड। यहाँ जो भी फील्ड अप्लाई करेंगे, अब 10 से मान लो तुमने कर दिया 20, जब 20 कर दोगे तो ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये इधर फील्ड लगाएगा यहाँ पे, ये वाला इस डायरेक्शन में लगाएगा, दोनों मिलके इसको कर देगा 20। तो ये भी 20, ये भी 20, फिर से कैंसिल, जीरो ही। मीन्स आप यहाँ पे जो भी करना है करो, इंक्रीज करना है फील्ड इंक्रीज करो, डिक्रीज करना है डिक्रीज करो, यहाँ पे नेट फील्ड जीरो ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर में वो इसको शील्डिंग प्रोवाइड कर रहा है। सो एनी मेटालिक इनक्लोजर के अंदर अगर रहेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल से बचे रहेंगे। इसलिए बोला जाता है कि भाई बंधु, जब हमारे थंडरिंग एंड लाइटनिंग हो रहा हो तो बस में हो तो बस में बैठे रहो चुपचाप से, कार में बैठे हो कार में बैठे रहो, क्योंकि बस और कार क्या है? मेटालिक इनक्लोजर है। थंडरिंग लाइटनिंग से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो उससे तुम बच जाओगे। क्यों? इलेक्ट्रॉन का जो भी फ्लो होगा वो हमारा इधर मेटालिक के थ्रू इधर से हमारा ग्राउंडिंग में चला जाए, आप सेफ रहें। सो मेटालिक इनक्लोजर में ही रहने को सजेस्ट किया जाता है। जब भी एक्सटर्नल फील्ड या करंट आने का टेंडेंसी हो तो मेटालिक इनक्लोजर में छुप जाओ। मेटालिक इनक्लोजर में छुपेंगे तो बचेंगे। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। वी शील्डेड सम रीजन, सम डिवाइस फ्रॉम द एक्सटर्नल फील्ड। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब जरा इस सेंटेंस में पढ़ें जो बुक क्या कहता है भाई, जो आपके स्कूल वाले क्या पढ़ाते हैं वो देखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, द फिनोमेना ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
It is based on the fact that electric field vanishes inside the cavity of a hollow conductor. hollow conductor के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, कुछ नहीं होता. एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है भाई? तो ड्यूरिंग लाइटनिंग it is safest to sit inside a car rather than near a tree. The metallic body of the car becomes electrostatic shielding. ठीक है, becomes electrostatic shielding from the lightning और thundering से बचाते हैं. समझ गए? जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करते हैं और अंदर में उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर देते हैं. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी चाहें तो लिख लें या डायग्राम बना लें. देखो, द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटालिक इनक्लोजर, inside the metallic enclosure produce equal and opposite electric field inside the cavity and hence नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? वो हो जाता है जीरो. और इसलिए यह शील्डिंग प्रोवाइड हो जाता है. एनी सेंसिटिव डिवाइस, क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है कि प्रोटेक्शन देना है तो क्या करेंगे भाई? तो मेटालिक इनक्लोजर में रख दो. क्लियर है यहाँ तक या डाउट है? आदित्य, युवराज, क्लियर? एप्लीकेशन और भी देखो, इस कॉन्सेप्ट को, इस लॉजिक को यूज करके और भी हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं. बट यहाँ पे जो मेन आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यही है कि सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम करते हैं. और एप्लीकेशन आपको बुक में मिल सकते हैं, बुक ढूंढोगे तो. तान्या, क्लियर है? बुक में ढूंढोगे तो और एप्लीकेशन मिल सकते. मेन एप्लीकेशन जो आपको पढ़ना है वो यही है. थंडरिंग एंड लाइटनिंग में सेफ रहने के लिए आप बस में या कार में ही सजेस्टेड होते हैं. हाँ, समझो, कोई अगर ये बोले कि क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है भाई, ये कर रहा है. कोई बोलेगा इसका एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू अंदर क्या है? तो अंदर में है, वही है वैल्यू. बट ये जो शिफ्टिंग हुआ और जो शिफ्टेड इंड्यूस्ड जो चार्ज हैं वो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट प्रोड्यूस किए, नेट इज जीरो. इसलिए इस पे नेट जीरो रहेगा. जो डिवाइस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होगा. ये लाओगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये कैंसिल कर देगा. मीन्स ये कितना भी कोशिश कर लो कि इसके अंदर फील्ड सेट कर दें, वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितना लाओगे उसके इक्वल एंड अपोजिट ये डेवलप कर देगा और नेट हमारा जीरो का जीरो रहेगा. ये शिफ्टिंग होने में, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट होने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं लगते भैया, तुरंत कैंसिल करते हैं और नेट जीरो रहेगा. तुम हटा लो यहाँ से फील्ड, तुरंत इलेक्ट्रॉन फिर से नॉर्मलाइज हो जाएंगे, रैंडमाइज्ड हो जाएंगे. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, फट से ये शिफ्ट हुए, नेट जीरो ही रहेगा. और ज़्यादा अप्लाई किया और शिफ्ट होंगे, नेट जीरो ही रहेगा. नेट जीरो ही रहेगा. इसका अपना फील्ड है. आपको ये पूछा जाएगा क्वेश्चन 1 मार्क्स का कि जो इंड्यूस्ड चार्ज हुए हैं इस कंडक्टर पे, उस इंड्यूस्ड चार्ज ने किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया. सेंटर पे पूछ दिया जाए कि इंड्यूस चार्ज का फील्ड प्रोड्यूस्ड हुआ है या नहीं हुआ है, तो किस डायरेक्शन में? तो भाई इंड्यूस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है ये, और वो किधर है? एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट है. एक क्वेश्चन आता है, ये है एक मेटालिक स्फीयर हॉलो, यहाँ पे रख दिया क्यू चार्ज, यहाँ से इसका सेपरेशन है आर. हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन स्फीयर. स्फीयर पे जो इंड्यूस चार्ज होगा वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है P पॉइंट पे, वो निकालना है. तो आप क्या करेंगे भाई?
तो आप क्या करेंगे? तो करना यही होगा कि ये जो चार्ज है ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेट किया, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेट किया इस P पॉइंट पे आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसलिए P पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इस P पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने हैं, तो जो भी फील्ड डेवलप हुआ है उससे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव अपीयर होंगे और यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट नलीफाई कर देंगे। तो इसका फील्ड कितना है इस पॉइंट पे भाई, तो इससे ये R सेपरेशन पे, ये टोटल जो था ये R सेपरेशन पे था, इसलिए इस चार्ज ने यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q चार्ज वो कितना होगा भाई, तो वो होगा Q डिवाइडेड बाई 4πε0 R स्क्वायर। किधर भाई, राइट वर्ड में प्रोड्यूस किया। तो इंड्यूस चार्ज भी इसको लेफ्ट वर्ड में प्रोड्यूस करेगा और उतना ही वैल्यू का प्रोड्यूस करेगा भाई, ये उतना ही वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये इंड्यूस्ड चार्ज ने प्रोड्यूस किया। और तुम्हें पता है कि इंड्यूस्ड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल करके क्या होना है भाई, तो 0 होना है, क्योंकि नेट फील्ड इनसाइड जो होना है वो 0 होना है। इसलिए ये तो 0 है भाई, नेट फील्ड तो 0 होना ही है, फैक्ट है भाई ये। और ये इंड्यूस्ड वाले का हमें निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है। और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है Q/4πε0 R स्क्वायर राइट वर्ड में, और दोनों मिल करके है 0, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज क्या है भाई, तो माइनस ऑफ दिस, दैट इज Q/4πε0 R स्क्वायर तो है, लेकिन माइनस होने का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट वर्ड। जो राइट वर्ड था वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड। इसलिए सिंपल सी बात है, इसने इंड्यूस ने कितना प्रोड्यूस किया भाई, तो वो हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, हमें नहीं पता कितना चार्ज, लेकिन ये पता है कि अंदर में 0 होता है और इसने कितना प्रोड्यूस किया है वो भी पता है। इसने प्रोड्यूस किया है 5 और अंदर में है 0, तो इसका मतलब इस इंड्यूस ने 5 ही अपोजिट में इंड्यूस किया है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लॉजिक क्लियर हुआ भुवनेश? ऐसा नहीं है कि इस स्मॉल Q ने यहाँ प्रोड्यूस नहीं किया बट नेट 0 है, क्योंकि इससे काउंटर बैलेंस्ड हो गया। एससी वर्मा में देखोगे 3 क्वेश्चन मिलेंगे इस पे, एससी वर्मा के ऑब्जेक्टिव में देखोगे 3 क्वेश्चन मिलेंगे इसी बात पे कि इसने कितना प्रोड्यूस किया, उसने कितना प्रोड्यूस किया, किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया। एससी वर्मा का ऑब्जेक्टिव 1 देखो, 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन। बोलो। एक मिनट रुक जा भाई, क्या कह रहा है फिर से बोलना। ये वाला और ये वाला मिल करके, ये वाला प्रोड्यूस किया ऐसे, ये वाला प्रोड्यूस किया ऐसे, दोनों मिल करके प्रोड्यूस करेंगे भाई। ऑब्वियसली इंड्यूस चार्ज का मतलब ये खाली नेगेटिव खाली पॉजिटिव थोड़े, पूरा इंड्यूस चार्ज कितना फील्ड प्रोड्यूस किया, तो इंड्यूस चार्ज का ओवरऑल फील्ड उतना ही है जितना इसका फील्ड है। तो इसका यहाँ पे अगर 10 है तो ये ओवरऑल 10 है, इसमें ये और ये का अलग अलग नहीं, ये ओवरऑल 10 इधर प्रोड्यूस कर रहा है। ये अगर 10 आई कैप है तो ये वाला -10 आई कैप है। इस -10 आई कैप में इधर वाले चार्ज का भी कंट्रीब्यूशन है और इधर वाले चार्ज का भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है भुवनेश? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये पॉइंट समझ गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मीनिंग समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब क्वेश्चंस का ही कलेक्शन है, ज़्यादातर स्कूल में CBSE में SL अरोड़ा NCERT फॉलो किया जाता है, इसलिए यही 2 को हम लोग बेस बुक समझ करके CBSE के बैच में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये हम लोगों को समझने हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है वो ज़रा देखा जाए भाई। तो डाइलेक्ट्रिक होता है कोई भी मीडियम, डाइलेक्ट्रिक होता है एक मीडियम, कोई भी मीडियम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हैं। फ्री किस मामले में, फ्री टू मूव नहीं है, फ्री टू मूव नहीं है, तो ऐसे को हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। कोई भी मान लो मीडियम है, तो मीडियम को हम लोगों ने कंडक्टर, इसको बोले नॉन कंडक्टर,
नॉन कंडक्टर क्यों बोल रहे हो भाई, या इंसुलेटर बोल रहे हो क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव। अगर यहाँ पे हम लोग सेल लगा दें तो करंट नहीं पास होने लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री है ही नहीं। पढ़ा होगा कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड पढ़ा होगा। इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, पढ़े हो ना भाई केमिस्ट्री में। इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, जो भी है वैलेंस बैंड है। तो जैसे ही कोई कुछ कह रहा है तो बताओ, कोई कुछ कह रहा है? हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? अच्छा कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ? इंसुलेटर का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री। इलेक्ट्रॉन्स आउट बाउंड मतलब इंसुलेटर है। और इसका मतलब है कि ये कंडक्ट करने में, जब सेल लगाएंगे तो कंडक्ट करने में करंट हमारा क्या होगा? वो ज़ीरो रहेगा। सेल लगा दिया, कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, कौन मूव करेगा? तो इसलिए करंट जीरो रहेगा। सो बोलते हैं इंसुलेटर डज नॉट कंडक्ट। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर का प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू देयर नेटिव एटम। अपने मॉलिक्यूल अपने एटम के साथ एसोसिएटेड हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में फंसे हुए हैं। जो हमारा कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी है, वैलेंस बैंड जो है वो फिल्ड है, इसलिए ये इंसुलेटर है। और तीसरा मीडियम होता है सेमीकंडक्टर। अभी हम लोग कंडक्टर का प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। इंसुलेटर, इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक इज एनी मीडियम इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री। डाइलेक्ट्रिक इज एनी मीडियम इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव। मोबाइल नहीं है, सब बाउंड है। मैंने बताया मीडियम के तीन टाइप, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। उन दोनों के बीच में यह है सेमीकंडक्टर। इसके लिए अलग टॉपिक चैप्टर है ही, तो इसकी बात अभी नहीं करने हैं। अभी बात हो रही है कंडक्टर की, और अब डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, जिसमें कंडक्शन बैंड इज टोटली एम्प्टी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। देखो अब जरा इस पे हम लोग आए, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। चलो पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, अब इसमें दो टाइप होंगे। ये जो डाइलेक्ट्रिक है यानी कि नॉन कंडक्टर है, इसके दो टाइप हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होगा जो पोलर मॉलिक्यूल से बना है। पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होगा जो पोलर मॉलिक्यूल से बना है। पोलर मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? जिस एटम में या मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव में सेपरेशन हो तो उसमें डाइपोल आएगा। फॉर एग्जांपल HCl मॉलिक्यूल। HCl मॉलिक्यूल में देखो भाई, ये हाइड्रोजन है तो एक क्लोरीन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसमें बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया भाई। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेते हैं हम लोग, फिजिक्स में यही कन्वेंशन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है HCl मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल का क्या है भाई? तो H2O मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे दो माइनस है। तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर हम लोग देखें, कैसे समझेंगे कि कोई मॉलिक्यूल में डाइपोल है या नहीं है, वो भी समझने की बात है। तो इस पे भी डिस्कस कर देते हैं, इसको अलग से करते हैं, अभी स्पेस चाहिए हमें। तो पोलर एंड नॉन पोलर दो तरह के डाइलेक्ट्रिक हैं। पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ मीडियम पोलर डाइलेक्ट्रिक बोला जाएगा। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना मीडियम हो वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोला जाएगा। तो पढ़ लिया जाए भाई, डाइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस which does not allow the flow of charge through it but permits them to exert electrostatic force on one another through it। फोर्स ज़रूर लगा सकता है, मान लो ये डाइलेक्ट्रिक है तो फोर्स एक दूसरे पे लगा सकते हैं, बट यहाँ पे करंट चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। भाई एक डाइपोल रख दोगे, यहाँ पे डाइपोल होगा, मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल है तो इस पर फोर्स लगेगा, ये इसको रोटेट करा सकता है, ये कर सकता है, लेकिन अपने जगह से इसको मूव नहीं करा सकता, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करा सकता, हेंस करंट विल बी जीरो।
तो चार्ज हमारा फोर्स लगा सकता है एक दूसरे पे, यहाँ चार्ज रख दो, यहाँ चार्ज रख दो, फोर्स लगाएगा, कम लगाए ज़्यादा लगाए, यहाँ रख दो, फोर्स लगेगा, कम ज़्यादा लगना वो अलग मैटर है, बट ऐसा नहीं है कि फोर्स लगना बंद कर देगा, बट हाँ चार्ज फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड। ठीक है, परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन अनदर थ्रू इट। ए डाइलेक्ट्रिक इज एसेंशियली एन इंसुलेटर which can be polarized through a small localized displacement of its charge। ये जो चार्जेज है ना डाइपोल के, वो लोकल ऐसे डिस्प्लेस कर लेंगे, डाइपोल का अलाइनमेंट इधर उधर हो सकता है बट इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, तो इसलिए करंट नहीं हो सकता। which can be polarized through a small localized displacement of its charge। और ये चार्ज किसके वाला बात किया जा रहा है, जो चार्ज डाइपोल के साथ हैं वो। ग्लास वैक्स ये सब तो एग्जाम्पल है भाई, तो ये सब डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल है। मीनिंग समझ में आया? डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक इज एनी मीडियम विच इज हैविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर मूवमेंट, हेंस इट डज नॉट कंडक्ट। और ये पोलर और नॉन पोलर दो तरह के होते हैं, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो डाइलेक्ट्रिक ये है, तीन तरह का मीडियम बताया मैंने। तीन तरह के मीडियम में कंडक्टर जो कि अब तक पढ़ रहे थे हम लोग, सेमी कंडक्टर जो हम लोग चैप्टर 14 में पढ़ेंगे, और ये है कंडक्टर, ये इंसुलेटर दैट इज इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जरा पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ना होगा भाई। तो ये देखो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि पोलर डाइलेक्ट्रिक समझने के लिए हाउ टू डिसाइड पोलर, कैसे डिसाइड करेंगे भाई। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर, आपने पढ़ा होगा, फिर भी उससे हमें मतलब नहीं है कि आपने क्या पढ़ा है। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये तीन तरह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है केमिस्ट्री में एक मेथड आपने पढ़ा हो या तीनों मेथड पढ़ा हो, हमें नहीं पता। फिलहाल ये है कि इसको तीन तरह से हम लोग, कम से कम दो तरह से तो कर ही सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कैसे समझ सकते हैं। तो कोई मॉलिक्यूल में फर्स्ट मेथड कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली क्या है भाई, न्यूट्रल है, तो जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें जितने पॉजिटिव हैं उनका सेंटर और जितने नेगेटिव हैं उनका सेंटर अगर सेपरेशन हुआ, एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड नहीं हुआ, सेपरेशन है, तो इसका डाइपोल हुआ। डाइपोल तो यही मतलब होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। डाइपोल है तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। अगर डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है तो पोलर मॉलिक्यूल है। और ये डाइपोल कैसे समझेंगे एग्जिस्ट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द मॉलिक्यूल आप भी चाहें तो लिख सकते हैं भाई, कुछ कुछ तो लिखते रहो, सारा कुछ एक ही बार थोड़ी लिखेंगे। इफ डाइपोल एग्जिस्ट देन पोलर सेंटर, हेयर सेंटर ऑफ, ऐसा लिख देता हूँ, हेयर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द मॉलिक्यूल डज नॉट coincide with center of negative charge। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मान लो इसका सेंटर ये हो गया। सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज यहाँ यहाँ ऐसे है, इसका सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज ये है, तो इन दोनों में अगर सेपरेशन है तो हमारा पोलर होगा। H2O की ही बात करें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, प्लस चार्ज यहाँ है भाई, इसका प्लस चार्ज का लोकेशन अगर देखें यहाँ है प्लस चार्ज, एक प्लस चार्ज मान लो यहाँ है, और ये मान लो -2 चार्ज यहाँ पे है। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को कहाँ समझेंगे भाई, दो चार्ज यहाँ है, ये है सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये है सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेपरेशन आ गया, डाइपोल मोमेंट हो गया। नंबर 1 मेथड आइडेंटिफाई करने का। नंबर 2, किसी भी मॉलिक्यूल में
फाइंड वेक्टर सम ऑफ ऑल पॉसिबल डाइपोल मोमेंट एंड सी इफ नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है। इफ नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉन ज़ीरो, नेट डाइपोल मोमेंट अगर नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल है। शायद यही आप केमिस्ट्री में करते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2O, एक ये है प्लस और माइनस, एक डाइपोल मोमेंट ये हो गया, एक प्लस और एक माइनस, एक डाइपोल मोमेंट ये हो गया। दोनों में 105 का एंगल है, 105 डिग्री का। इन दोनों का जब नेट निकालेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा नेट। इन दोनों का जब नेट निकालेंगे तो ये आएगा नेट डाइपोल मोमेंट ऐसे, तो ये समझा जाएगा कि पोलर है। खुद सोचो भाई, ये वाला डाइपोल मोमेंट, ये वाला डाइपोल मोमेंट, दोनों नेट निकाला तो इधर वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए, ये वाला एड अप हो गया, नेट डाइपोल मोमेंट आ गया। नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो, हेंस इट इज पोलर। शायद ये काम किया जाता है केमिस्ट्री, मुझे नहीं पता कि ये केमिस्ट्री में शायद ये होता हो। और थर्ड मेथड, जो थर्ड मेथड है वो ज़रा समझा जाए। तो थर्ड मेथड को देखते हैं भाई। देखो, थर्ड मेथड ये हो गया कि हम लोग स्ट्रक्चर देखें मॉलिक्यूल का, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का हम लोग स्ट्रक्चर देखें। अगर सिमेट्रिकल है स्ट्रक्चर इसका, अगर सिमेट्रिकल है देन नॉन पोलर। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो नॉन पोलर, ठीक है। इफ नॉन सिमेट्रिकल, if a non-symmetrical structure, then it is polar। सबसे सिंपलेस्ट वे, नॉन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो पोलर। फॉर एग्जाम्पल CO2 का यहां दिखाता हूं, C है, देखो भाई, अगर मैं इस CO2 का चार्ज के बारे में देखूं, कहाँ कहाँ क्या चार्ज है, देखो यहाँ निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है। अब देखो, जैसा इधर डिस्ट्रीब्यूशन वैसा इधर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा इधर है वैसा इधर है, इसलिए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो ये नॉन पोलर है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हुआ देन इट इज़ नॉन पोलर। हुआ क्यों, ये भी जरा समझो। दूसरे मेथड से देखो, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोले, देखो चार यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहे हैं, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये है, और चार यहाँ नेगेटिव चार्ज भी दिख रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास जैसे निकालते हो, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहीं पे। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड कर गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट में जो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन होता है, सेपरेशन ही नहीं है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को इक्विवेलेंटली यहीं समझेंगे, नेगेटिव को भी इक्विवेलेंटली यहीं समझेंगे, तो ये L हो गया जीरो, डाइपोल मोमेंट हो गया जीरो। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द मॉलिक्यूल डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल, तो इस कंडीशन में ये पोलर होगा। इस वाले से देखें, वेक्टर सम दिखाएं, तो भाई देखोगे वेक्टर सम अगर डाइपोल का छोटे छोटे, ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, इन चारों डाइपोल को वेक्टर सम करो, जीरो मिल जाएगा। 2i कैप, 2i कैप, -2i कैप, -2i कैप कैंसिल हो गया जीरो। इसलिए तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करो, आप डिसाइड कर सकते हो। सबसे इजीएस्ट क्या है कि अगर स्ट्रक्चर आपको पता है तभी तो ये काम भी कर पाओगे, ये वाला काम भी तो तभी कर पाओगे। कैसे देख पाओगे कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कॉन्साइड कर रहा है या नहीं कर रहा।
तो भाई स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? डाइपोल मोमेंट का नेट निकालें, तो भाई स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो निकालोगे। और जब स्ट्रक्चर पता है तो एक लाइन में नहीं लिखेंगे कि अगर सिमेट्रिकल है तो नॉन पोलर है, नॉन सिमेट्रिकल है तो पोलर है, नॉन सिमेट्रिकल होगा तो पोलर होगा। ये नॉन सिमेट्रिकल है, पोलर है, जैसा इधर पॉजिटिव वैसा इधर नहीं है पॉजिटिव। समझ गए? पोलर नॉन पोलर कैसे डिसाइड करेंगे? अब पोलर मॉलिक्यूल का देखो, पोलर डाइलेक्ट्रिक किसको बोल रहे हैं पढ़ाएंगे। अब इसको जरा जो लिखा है, ए मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देखो फिजिक्स में इसको भी हम लोग इंक्लूड रखते हैं। ए मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसको इफेक्टिवली बोलते हैं सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन्स, डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे उसको। द डाइलेक्ट्रिक मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर molecules have unsymmetrical shape, देखो ये लिख दिया, polar molecules have unsymmetrical shape, unsymmetrical structure. They have permanent dipole moment, इसलिए इनका permanent dipole moment होंगे भाई, H2O की तरह permanent dipole moment होंगे। इसके permanent dipole moment है ही नहीं। Of the order of 10⁻⁻30 कूलम मीटर, कोई बात नहीं है, ये तो छोटा सा ऑर्डर होता है, छोटा सा डाइपोल मोमेंट 10⁻⁻30 कूलम मीटर। एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक आर H2O, HCl, CO, CH3, ये सब CH3OH। तो जो भी है, ये पोलर के कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं। पोलर का मीनिंग समझ गए हम लोग, और पोलर कैसे डिसाइड करेंगे, तो मेन बात है कि उसका स्ट्रक्चर को जाने, जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द इंटायर मॉलिक्यूल एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ द इंटायर मॉलिक्यूल कॉन्साइड कर जाए तो वो नॉन पोलर हो जाएगा, और सेपरेशन रह जाएगा तो वो पोलर हो जाएगा। क्लियर है तान्या? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें, बोलो। कोई डाउट है किसी को? किसी को भाई ज़रूरी नहीं कि नाम बोला जाएगा तभी आप बोलेंगे। किसी को कोई डाउट हो बताए अभी तक में। तरुण बोलो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। युवराज आगे बढ़ूं? अब आ जाए नॉन पोलर। तो बता ही दिया है नॉन पोलर क्या है भाई, तो इसको भी आप चाहें तो देख लो, एक बार पढ़ो इसको क्या लिखा है। चाहें तो लिख भी सकते हैं हम लोग। नॉन पोलर को अभी हम लोगों ने पता कर ही लिया। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होगा? मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ मास ने बोल करके इसको हम लोग सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहाँ मास का कोई मतलब नहीं है, चार्ज देखेंगे। मास क्या है उससे मतलब नहीं है, चार्ज देखेंगे। बोलने का सेंस वही है कि जिस तरह सेंटर ऑफ मास निकालते हो वैसे ही सेंटर ऑफ चार्ज। अगर एक चार्ज यहाँ Q है, एक चार्ज यहाँ है, सेंटर ऑफ चार्ज एग्जैक्टली मिड में। अगर ये Q है, ये 2Q हो जाए तो सेंटर ऑफ चार्ज इधर हो जाएंगे। बिल्कुल फॉर्मूला सब वही है सेंटर ऑफ मास की तरह। तो आपको समझना है खाली, बस कैलकुलेशन करने को नहीं आ रहा। तो ए मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज is called non-polar molecule. The dielectric made of non-polar molecule are called non-polar dielectric. हो गई भाई, non-polar dielectric है। Non-polar molecule have symmetrical shape. Symmetrical shape होगा तभी तो non-polar है, जैसा इधर वैसा ही इधर है, तभी तो non-polar है। They have normally zero dipole moment, जीरो डाइपोल मोमेंट होते हैं। एग्जाम्पल क्या है भाई? तो H2 है, N2 है, ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है भाई। तो इसमें जैसा इधर है वैसा ही इधर है, जैसा इधर है वैसा ही इधर है, सिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन अगर दो हैं हमारे तो ये सिमेट्री लाइन है, ये सब सिमेट्री लाइन है भाई, दोनों तरफ से बैलेंस्ड है, इसलिए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अगर यहाँ दो नेगेटिव होंगे तो यहाँ भी दो नेगेटिव होंगे, यहाँ दो नेगेटिव होंगे तो यहाँ भी दो नेगेटिव होंगे, इधर दो पॉजिटिव होंगे तो इधर भी दो पॉजिटिव होंगे। इस तरह से सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज विल कोइंसाइड, और इस कंडीशन में ये नॉन पोलर बन जाएंगे। CO2 भी उसी का एग्जाम्पल है। ये सब क्या है? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं, ये सब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हैं इनके, इसलिए ये नॉन पोलर हैं, इसलिए ये नॉन पोलर हैं। ये सब बात हम लोग समझ चुके हैं, इसलिए अब आगे बढ़ेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। How does a dielectric develop net dipole moment in external field when it has non-polar and polar molecules? चलो इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं कैसे डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाते हैं।
मैं पहले समझा देता हूँ, फिर वो देख लेंगे। चलो ठीक है भाई, देखा जाए, समझा जाए। आ जाओ भाई, कहाँ गए? चलो देखो, मैं बात कर रहा हूँ, अगर मान लो एक ये मीडियम है, हमने एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, अगर अप्लाई नहीं करते तो देखो भाई, अभी हम लोग इसको पोलर मान के चलें। पोलर है और फील्ड नहीं है, पोलर है और फील्ड नहीं है, तो इस कंडीशन में ये है डाइपोल मोमेंट, तो कोई इधर भी है डाइपोल मोमेंट, कोई डाइपोल मोमेंट ऐसा है, अरे भाई तो कोई डाइपोल मोमेंट ऐसा भी है, कोई डाइपोल मोमेंट तुम्हें ऐसा दिख रहा है, तो कोई डाइपोल मोमेंट यहाँ भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, तो ऐसे भी है, ऐसे है तो ऐसे भी है, और इस तरह से है तो इस तरह से भी है। मीन्स ये सारे क्या हैं? रैंडमाइज्ड हैं। सबका मैंने पेयर बनाया। नेट डाइपोल मोमेंट अगर निकालो इन सब का तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। सबके काउंटर पार्ट मैंने बना रखे हैं। ये रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल है, रैंडम ओरिएंटेशन, रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल्स, मॉलिक्यूलर डाइपोल्स। कब? व्हेन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड इज 0, जब हमने फील्ड ही नहीं अप्लाई किया। लेकिन जब फील्ड अप्लाई कर देंगे तो, अब अगर हमने फील्ड अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? एक्सटर्नल फील्ड हमने E0 अप्लाई कर दिया, तो जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देंगे तो इन्हीं डाइपोल का क्या हालत होगा? इसमें जब फील्ड अप्लाई कर दिया तो इस वाला डाइपोल मोमेंट, जाओ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव पे ऐसे, इधर वाले नेगेटिव पे ऐसे फोर्स लगाएगा। और इस टॉर्क के चलते ये जो टॉर्क लगता है P क्रॉस E, इस टॉर्क का इफेक्ट क्या होगा इस पे? तो ये इसको अलाइन कर देगा फील्ड के डायरेक्शन में, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले में। ऐसे है, इस पर फोर्स लगा ऐसे QE, इसलिए ये सब टॉपिक पढ़ चुके हैं, अब आप क्लियरली समझ सकते हैं। इस पे QE, इस टॉर्क का इफेक्ट क्या होगा? इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले में ले आना, ये डाइपोल मोमेंट का ओरिएंटेशन कर देगा। मीन्स इस टॉर्क का टेंडेंसी होगा, टॉर्क विल मेक, क्या करेगा भाई? विल मेक डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में इसको अलाइन कर देगा। ये वाला ऐसे हो गया, इधर वाला बेचारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आके थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ, ये भी ऐसे, ये वाला भी, इस पर भी फोर्स लगेगा। कोई ऐसे है तो क्या, इस पर पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इस पर फोर्स लगेगा, ऐसे इस पर फोर्स लगेगा, ऐसे, तो ये भी क्या करेगा? घुमा के इसको भी ले आएगा। इस तरह से यहाँ पे डाइपोल्स का ओरिएंटेशन स्लाइटली चेंज होगा और ये इस तरह से अलाइनमेंट दिखाएगा, डाइपोल का अलाइनमेंट होगा भाई। और ये अलाइनमेंट होने से क्या हुआ? ये जो इधर उधर रैंडमली ओरिएंटेड थे, जब एक डायरेक्शन में फोर्स लगा तो फील्ड लगा, तो ये टॉर्क लगा करके ये सबको अलाइन कर दिए। इससे फ़ायदा क्या हुआ भाई? इससे क्या हुआ? रिज़ल्ट क्या हुआ? रिज़ल्ट ये हुआ, रिज़ल्ट जो देख रहे हैं हम लोग, रिज़ल्ट ये है कि इधर वाले साइड पे देखो तो ये पॉजिटिव सबके देख रहे हो, हेड दिख रहा है, हेड दिख रहा है, हेड दिख रहा है, हेड है, ये हेड है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तो इधर पॉजिटिव चार्ज का एक समझो सीट डेवलप, यहाँ से देखोगे तो सबके पॉजिटिव दिख रहे हैं। इधर वाले पोर्शन में देख रहे हो सबके निगेटिव हैं, ये देख रहे हो सबके निगेटिव हैं, टेल है, सबके टेल मतलब निगेटिव है, सारे डाइपोल मोमेंट का टेल है, मतलब यहाँ पे क्या है? निगेटिव चार्ज डेवलप हो गए। ठीक है भाई। और बीच में क्या दिखे भाई? तो बीच में दिखे क्या? वो देखो, बीच में देखो क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव हेड नेगेटिव टेल, पॉजिटिव हेड नेगेटिव टेल, पॉजिटिव हेड नेगेटिव टेल, पॉजिटिव हेड तो नेगेटिव टेल, फिर पॉजिटिव हेड तो नेगेटिव टेल, पॉजिटिव हेड नेगेटिव टेल, इस तरह से चल रहे हैं। पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। इट मीन्स इफेक्टिवली क्या हुआ भाई? तो इफेक्टिवली ये हुआ, क्या हुआ? तो ये हुआ कि यहाँ पे एक पॉजिटिव सीट ऑफ चार्ज डेवलप हो गया।
यहाँ एक निगेटिव सीट ऑफ चार्ज डेवलप हो गया और अंदर में कोई चार्ज डेवलप नहीं है, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव है, इसलिए बीच में न्यूट्रल है। बीच वाला क्या है? न्यूट्रल है। इट मीन्स जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये डाइपोल को टॉर्क लगा करके अलाइन करेगा। इस तरह से अलाइनमेंट होने से इधर एक इंड्यूस चार्ज डेवलप हो जाएगा, इसको बोलते हैं सिग्मा पी, इसको बोलते हैं माइनस सिग्मा पी, इंड्यूस्ड चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या हुआ? तो पोलराइजेशन वो फिनोमेना है जिस फिनोमेना से एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने पे टॉर्क लगे, डाइपोल्स के अलाइनमेंट हुए, डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइन होने लगा और अलाइन होने से एक सीट ऑफ चार्ज डेवलप हुआ, इधर एक नेगेटिव सीट ऑफ चार्ज डेवलप हुआ। और जब सीट ऑफ चार्ज डेवलप हो जाएगा तो इस पॉइंट पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये पॉजिटिव वाला अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ईपी पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज्ड चार्ज पॉजिटिव वाला, और ये वाला जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो भी इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा भाई। और वो कौन सा फील्ड बोला जाएगा? तो ये वाला बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज्ड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव वाला भी इधर, नेगेटिव वाला भी इधर, और ये जो एक्सटर्नल फील्ड है वो, तो भाई एक्सटर्नल फील्ड जो ये है वो ध्यान देना, एक्सटर्नल फील्ड है ये है अपना एक्सटर्नल फील्ड जो यहाँ प्रोड्यूस कर रखा है। ये एक्सटर्नल फील्ड अगर 40 वैल्यू का है और ये वाला मान लो इधर से 20 डेवलप किया, ये वाला भी 20 डेवलप किया, क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तो ये 20 डेवलप करेगा, ये 20 डेवलप, याद होगा सिग्मा पी वाला ये जो प्रोड्यूस करेगा उस फील्ड का वैल्यू कितना होगा? जो नेगेटिव वाला प्रोड्यूस किया वो सिग्मा पी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है? एक शीट ऑफ चार्ज कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो सीट ऑफ चार्ज नेगेटिव है अपनी तरफ प्रोड्यूस किया क्योंकि नेगेटिव था, सिग्मा पी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला जो पॉजिटिव सीट है ये अपने से अवे प्रोड्यूस कर रहा है, ये कितने वैल्यू का प्रोड्यूस कर रहा है भाई? तो ये भी कर रहा है सिग्मा पी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये दोनों मिल करके जो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो है सिग्मा पी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मीन्स सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों का मिला करके। और जो एक्सटर्नल फील्ड था वो कितना था भाई? तो एक्सटर्नल फील्ड था इस डायरेक्शन में, ये था एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे। मान लो ये 20 वैल्यू का था और ये दोनों मिल करके जो ईपी प्रोड्यूस किए, ये ईपी जो प्रोड्यूस किए वो मान लो 8 वैल्यू का है और ये मान लो 20 वैल्यू का है। तो बताओ भाई अंदर में नेट फील्ड कितना हो गया? अंदर में नेट फील्ड कितना हो जाएगा? तो अंदर में नेट फील्ड हो जाएगा जितना था हमारा ई नॉट में से ईपी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ई नॉट में से ईपी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ई नॉट तो ई नॉट है भैया, और ईपी क्या है? तो ईपी है सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ईपी क्या है भाई? तो ईपी है सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट फील्ड इनसाइड द मीडियम। इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट फील्ड ये हो गया, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेट फील्ड रिड्यूस्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेट फील्ड जो आएगा वो लेस देन ई नॉट आएगा। क्यों भाई? जो ई नॉट था उससे ये पोलराइज चार्ज जो डेवलप हुए उससे अपोजिंग में टेंडेंसी डेवलप हुआ, और अपोजिंग जो फील्ड डेवलप हुआ उसने इस एक्चुअल एक्सटर्नल फील्ड को रिड्यूस्ड कर दिया इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। अब इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक हम लोग जो लिखे हैं वो ये लिखे, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होता है उसको दो तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ इसके अंदर का इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो वाइट से लिख देता हूँ। तो अंदर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कहाँ पे भाई? इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। वो क्या होगा भाई? तो एक्सटर्नल फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज्ड चार्ज। एक ये तरीका है लिखने का, ई नॉट माइनस ई पी। दूसरा तरीका है कि ये देखा गया थ्योरेटिकली तो ये हुआ ई नॉट में से ई पी सब्ट्रैक्ट हो गया, ये दोनों मिल करके ई पी प्रोड्यूस किए हैं, और ये एक्सटर्नल फील्ड ये रिड्यूस्ड हो गया, नेट फील्ड ये हो गया। तो एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया, थ्योरेटिकली तो ये देखा गया ई नॉट में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ, कैलकुलेट करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट इसका देखा गया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो नेट आ रहा है वो ये देखा गया कि इस एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड में अगर
इस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दें तो भी वो फील्ड का वैल्यू उतना ही आता है। मान लो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है तो अंदर में फील्ड हो गया E0/2, अंदर में फील्ड हो गया E0/2। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये करेक्ट है। तो दो तरह से रिड्यूस फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे तो आप E0/K लिख दो या E0 - EP लिख दो। ये थ्योरेटिकली है, ये एक्सपेरिमेंटल है। ये इतना आप चाहें तो लिख सकते हैं। फिनोमेना क्या हुआ, फिनोमेना क्या है वो लैंग्वेज में तो लिखा हुआ आ ही जाएगा, बट ये नोट कर सकते हैं हम लोग। व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड then all the dipole moment, molecular dipole moment are oriented randomly and net dipole moment is 0। इसमें net dipole moment क्या आएगा भाई, तो वो 0 आएगा, कोई अलाइनमेंट नहीं है। बट जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड E0 अप्लाई किया, डाइपोल पे टॉर्क लगा और उसने अलाइन किया, एज ए रिजल्ट पॉजिटिव सीट ऑफ चार्ज, नेगेटिव सीट ऑफ चार्ज डेवलप हो गए और उसका रिजल्ट क्या हुआ, अंदर में फील्ड प्रोड्यूस किया, पॉजिटिव अपने से अवे, नेगेटिव अपनी तरफ, और अंदर का फील्ड रिड्यूस्ड होकर के E0 - EP हो जाएगा। EP का वैल्यू टोटल हमारा मान लो ये 8 है और E0 अगर 20 है तो हमारा E नेट बन जाएगा कितना, तो 20 - 8 दैट इज़ 12, ये बन जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने फाइनली लिख दिया भाई कि E नेट जो बनेगा वो हम लोग बोल सकते हैं E0 - EP या E0/K। K इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। डाइलेक्ट्रिक, हर डाइलेक्ट्रिक का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक है। जो ज़्यादा पोलर होगा, ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, ज़्यादा फील्ड रिड्यूस होगा। फिर से जो ज़्यादा पोलर मीडियम होगा, ज़्यादा डाइपोल मोमेंट्स होंगे, वाटर जैसे केस है। तो ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होने से ज़्यादा अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट से पोलराइज चार्ज ज़्यादा डेवलप हुआ तो अपोजिंग में ज़्यादा डेवलप होगा, तो रिडक्शन और ज़्यादा करेगा। तो E0 अगर 20 है, ये ज़्यादा डेवलप होगा तो 20 में से 18 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 ही बच जाएगा। बट इन नो केस ये E0 और ये EP दोनों काउंटर बैलेंस नहीं कर सकता। E0 और EP काउंटर बैलेंस नहीं कर सकता। E0 में ये कुछ सब्ट्रैक्ट ही कर सकता है, ये EP इक्वल एंड अपोजिट नहीं हो सकता। इक्वल एंड अपोजिट हो जाए तो अंदर में फील्ड 0 हो जाएगा, और फील्ड 0 कभी डाइलेक्ट्रिक में नहीं होता, वो सिर्फ कंडक्टर में होता है। सो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, वो तब तक मूव करते हैं जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना कर लें। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन है, यहाँ अलाइनमेंट हो सकता है, भाग नहीं सकते हैं, अलाइनमेंट हो सकता है बस। तो अलाइनमेंट करके जो भी रिड्यूस कर देंगे, अंदर का फील्ड 0 नहीं हो सकता। 0 कब होगा, जब K इनफाइनाइट हो। और K इनफाइनाइट किसके लिए होता है, कंडक्टर के लिए। अगर हमारा वाटर है 81 है, E0/81 हो जाएगा अंदर का फील्ड, E0/81 हो जाएगा फील्ड। ये समझ गए बात यहाँ तक? बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक पोलराइजेशन फिनोमेना समझे ये क्या हुआ? भुवनेश, क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई। पहले पोलर था ना भाई, देखते रहो, पोलर ही हमने लिया है, ठीक है, पोलर लिया है। नॉन पोलर में लेंगे तो क्या होगा वो भी बताऊंगा। फिलहाल ये पोलर का तो समझ गए, चलो पोलर का समझ गए। अब मैं हटाता हूँ इसको, नॉन पोलर की बात करता हूँ। बोलो क्या कह रहे हो? अरे भाई फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? ये पोलर ही तो था भाई, पोलर है। नेट डाइपोल मोमेंट कब 0 है? जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं अप्लाइड है। रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल व्हेन E एक्सटर्नल इज 0। फील्ड ही नहीं अप्लाई किए हैं भाई, फील्ड ही नहीं अप्लाई किए। जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तब, जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तब, मतलब ये समझ लो भुवनेश कि मूवी देखने के लिए थिएटर में पहुंच गए, अंदर आ गए, स्क्रीन दिख ही नहीं रहा कि स्क्रीन इधर है कि स्क्रीन इधर है कि स्क्रीन इधर है, चेयर भी ऐसे वैसे है, तो क्या करोगे, किस डायरेक्शन में खड़े रहोगे? तो 4 लोग इधर खड़े हैं तो 4 लोग इधर भी खड़े हैं, 4 लोग इधर फेस करके खड़े हैं, 4 इधर,
कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कहाँ है? तो क्या है? रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट्स है। सारे लोग कहाँ गया स्क्रीन, इधर है उधर है, सब रैंडम डायरेक्शन में रहेंगे। 1000 लोग हैं उस थिएटर में, और चेयर भी जो लगा हुआ है वो रैंडम डायरेक्शन में है। तो किसी का कोई ओरिएंटेशन ही क्लियर नहीं है कि किधर जाना है, तो सारे जो हैं वो रैंडम ओरिएंटेशन में होंगे ना। वैसे ही डाइपोल मोमेंट है, अरे कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, ऐसे रैंडमाइज्ड हैं। और जैसे ही देखा कि मूवी थिएटर में अरे इस तरफ स्क्रीन आ गया, तो सारे लोग अपना चेयर जो है ऐसे करके इस तरफ देखने लग जाएंगे। तो दैट इज़ ए फोर्स लगा जो हमें स्क्रीन इस तरफ है तो इधर आप फेस करना है, तो आप क्या हो गए? पोलराइज्ड हो गए इस डायरेक्शन में। वही काम यहाँ पे डाइपोल मोमेंट्स का है। जैसे फील्ड अप्लाई किए तो लगा ये टॉर्क, जब तुमने फील्ड ही नहीं अप्लाई किया तो टॉर्क कैसे लगेगा? यहाँ फील्ड ही नहीं अप्लाई किया है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, बस ऐसे ही रखा हुआ है। कोई डाइलेक्ट्रिक, ये है पेन रखा हुआ, सब ऐसे ही है, रैंडम ओरिएंटेशन। जब फील्ड में अप्लाई करेंगे तब इसमें ना होगा पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन से देखो पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर डेवलप होगा। कुछ समझ में आया? ये रैंडम ओरिएंटेशन कब है? व्हेन नो अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड इज 0। ये पहले से लिख रखा है मैंने। जब फील्ड अप्लाई करोगे, यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है, देखो एरो से दिखा रहे हैं। जब ये अप्लाई कर दोगे तो ये टॉर्क लगना शुरू होगा, ये अलाइन कर देगा सबको, अलाइनमेंट से ये डेवलप हो जाएगा और अंदर का फील्ड रिड्यूस्ड हो जाएगा। अब क्लियर हुआ? यस सर। एक चीज़ और इसमें नोटेबल पॉइंट है ये कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करेंगे ये इसको अलाइन करेगा। तो आपने नोटिस नहीं किया शायद, मैंने इसका परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं दिखाया। कोई को ऐसे दिखा दिया है, कोई ऐसे दिखा दिया है, कोई ऐसे दिखाया है, कोई ऐसे दिखाया है, कोई ऐसे भी दिखाया है ना। ऐसे पूरा तो नहीं अलाइन कर दिया। इसमें एक फैक्टर है, एक है फैक्टर इसका टेम्परेचर। डाइलेक्ट्रिक जिस टेम्परेचर पे है उसके हिसाब से अलाइनमेंट में सपोर्ट या अपोजिशन होता है। फील्ड अप्लाई करोगे वो चाहेगा अलाइन करना, बट टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो इसको डिस्टर्ब, रैंडमाइजेशन, एंट्रोपी इसकी बढ़ाएगा, समझो रैंडमाइज करने का कोशिश करेगा ये। सो टेम्परेचर एगेंस्ट होता है इस पोलराइजेशन फिनोमेना के, पोलराइज करने के टेंडेंसी के एगेंस्ट होता है ये टेम्परेचर। इसलिए पूरा का पूरा अलाइनमेंट मैंने नहीं दिखाया। फील्ड और अप्लाई करोगे और ज़्यादा अलाइनमेंट होगा, और ज़्यादा वैल्यू का अप्लाई करोगे और ज़्यादा टॉर्क लगेगा और ये ज़्यादा अलाइन होगा। सो योर अलाइनमेंट और पोलराइजेशन जो होता है, पोलराइजेशन फिनोमेना, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा पोलराइज्ड होगा, एंड पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो टेम्परेचर है जो पोलराइजेशन को डिक्रीज कराता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पोलराइजेशन वेक्टर, अगर हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग पोलराइजेशन वेक्टर को मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। फिलहाल समझो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए टेम्परेचर अगर लो करोगे तो अलाइनमेंट ज़्यादा होगा, हाई करोगे अलाइनमेंट कम करने लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोलते हैं हम लोग नॉन पोलर की बात। अगर ये नॉन पोलर होता, अगर ये क्या होता भाई, नॉन पोलर होता, मतलब ये समझो, भुवनेश दिमाग में आ रहा था कि ये तो पोलर था। इफ नॉन पोलर, चलो भाई नॉन पोलर ले लिया जाए। अगर नॉन पोलर होता तो क्या होता? तो नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट नहीं होते। नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट नहीं होता मतलब सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, समझो मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिकल है, डाइपोल मोमेंट है नहीं। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों कॉन्साइड कर जा रहे हैं, सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्साइड कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, नॉन पोलर है। नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा? अरे इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, सबके जीरो, तो जीरो ही तो है नेट डाइपोल मोमेंट। पोलर होता है तो P1, P2, P3, P4 होता था, नेट जीरो होता। अभी क्या ये है ही नहीं, सबका इंडिविजुअली जीरो ही है। बोलो ठीक है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हमने
क्या किया, ये तो तब है जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई ही नहीं किया। नो एक्सटर्नल फील्ड मीन्स ई एक्सटर्नल जो ई नॉट हम लोग अप्लाई करते हैं दैट इज़ 0। अब मैं इधर बात करूं कि हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया, तो जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दोगे, ध्यान देना, एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई कर दिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो भाई इस कंडीशन में होगा कि यहाँ पे जो ये डाइपोल मोमेंट थे ये ऐसे हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, और यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मीन्स डाइपोल मोमेंट ऐसे बन जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे डाइपोल मोमेंट। आप सोचेंगे कि डाइपोल मोमेंट तो था ही नहीं, फिर ये इंड्यूस कैसे हो गए? हो गए भाई, कैसे? देखो, मान लो मैं बात करूँ CH4 की, CH4 एग्जाम्पल से समझो। CH4 में पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सेंटर पे ही होगा सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग बात करें निगेटिव चार्ज की, इसके निगेटिव चार्ज की बात करें। देखो भाई, इसका निगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी यही है, तो इसलिए तो ये नॉन पोलर है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों कॉन्साइड करेंगे, नॉन पोलर है। ठीक है, बहुत अच्छा, नॉन पोलर है, यही वाला हमने समझो निकाल के इधर रख लिया, नॉन पोलर है। अब इसमें क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा वो ज़रा देखो। ये बोलेगा इस पॉजिटिव को फोर्स लगाएगा राइट वर्ड, निगेटिव को अपनी तरफ लेफ्ट वर्ड। तो पॉजिटिव को फोर्स लगाएगा तो ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ये पॉजिटिव थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव थोड़ा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से ओवरऑल सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो पहले सेंटर पे था वो अब यहाँ आ जाएगा। ओवरऑल सेंटर ऑफ पॉजिटिव ऑफ चार्ज, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्ज थोड़े थोड़े शिफ्ट हो गए हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थोड़े थोड़े शिफ्ट हो गए, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब बात करें हम लोग सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज की, तो सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज की बात करें तो निगेटिव जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, ये जो यहाँ था वो थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया, ये भी थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट हुआ, ये भी थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट हुआ, सब थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट हुए, और सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज भी थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट हो गया। तो अब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ, सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज यहाँ, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गए। मीन्स जो ऐसे था पॉजिटिव निगेटिव एक साथ, पॉजिटिव निगेटिव एक साथ, पॉजिटिव निगेटिव एक साथ था, अब वो ऐसा हो गए पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर इधर, निगेटिव चार्ज का सेंटर इधर, और इसलिए इस डाइपोल को अब हम लोग इस मॉलिक्यूल को ऐसे दिखा रहे हैं, पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर। क्लियर है यहाँ तक बात? इट मीन्स इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, और इस इंड्यूस डाइपोल मोमेंट का अलाइनमेंट ऐसे हो जाएगा क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल अप्लाइड है। मतलब क्या हुआ ओवरऑल, फिर वही बात हुआ भाई, फिर यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए, फिर यहाँ पे हुआ क्या, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए, और इधर क्या हुआ भाई, तो निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। मीन्स ओवरऑल रिजल्ट इज सेम, ओवरऑल रिजल्ट फिर भी वैसा ही आ गया। कैसा भाई कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे, एक तरफ थोड़ा नेगेटिव डेवलप होगा, एक्सटेंट भले ही थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि भाई पोलर में पहले से ही डाइपोल होते थे मॉलिक्यूल, इसलिए अलाइनमेंट ज़्यादा आराम से हो जाता था। इसमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो पहले ये डाइपोल इंड्यूस करेगा, फिर वो अलाइन होगा, इसलिए एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन थोड़ा कम होगा। सो नॉन पोलर में पोलराइजेशन टेंडेंसी थोड़ा कम होता है कंपेयर टू पोलर, क्योंकि पोलर में पहले से डाइपोल मोमेंट है, अलाइनमेंट एक्सटर्नल फील्ड का सारा जोर लगा अलाइनमेंट में। अभी क्या है, एक्सटर्नल फील्ड का कुछ इफेक्ट तो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करने में खर्च हो गया, और जो बचा उसके इफेक्ट से ये अलाइनमेंट दिखाएगा। इसलिए यहाँ पे अब जो ये EP डेवलप होगा वो थोड़ा कम वैल्यू का होगा, और ये हमारा E0 था, एक्सटर्नल फील्ड E0 था,
ये एक्सटर्नल फील्ड E नॉट है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या हो जाएगा भाई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू अगेन E नॉट माइनस ई पी एंड दैट विल बी इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाई के। जो नॉन पोलर हैं उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होते हैं, जब कम होंगे ये वैल्यू कम होगा तो रिड्यूस भी कम करेगा, मतलब ये अगर 20 है तो समझो ये 1 वैल्यू है तो 19 रह गया, नेट हमारा 19 रह गया। इट मीन्स चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो, पोलराइजेशन होना है। पोलराइजेशन इज द फिनोमेना ऑफ अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके चलते शीट ऑफ चार्ज डेवलप हो जाता है और अपोजिंग टेंडेंसी में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है विच रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको हम लोग दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नॉन पोलर का मैकेनिज्म हुआ। ओवरऑल काम वही होना है, पोलर होगा तो अलाइनमेंट डायरेक्ट होगा, नॉन पोलर है तो इंड्यूस होके अलाइन होगा, होना वही है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे उनका ज़्यादा होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नॉन पोलर से, पोलर का ज़्यादा होगा नॉन पोलर का कम होगा। क्यों? क्योंकि देखो भाई पोलर के लिए अगर बात करें तो ई नेट जो है, ई नेट वो हो गया 20 डिवाइडेड बाई, मान लो पोलर है इसके अगर 10 है, वाटर होगा तो 81 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गया 2। और अगर नॉन पोलर है तो इसमें नेट कितना हो जाएगा भाई, तो नॉन पोलर में ये 20 था, लेकिन यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू नॉन पोलर के लिए मतलब इंसुलेटिंग टेंडेंसी है, ये है कंडक्टिंग टेंडेंसी, यहाँ वैल्यू है मान लो 2, तो ये वैल्यू कितना रहेगा 10 रहेगा। क्योंकि नॉन पोलर में उतना ज़्यादा पोलराइजेशन नहीं होता, इसलिए रिडक्शन तो होगा बट कम अमाउंट में रिड्यूस कर पाएगा, तो 20 से समझो 10 कर लिया और ये सीधा 2 कर दिया, दोनों में डिफरेंस है। इसलिए बोल सकते हैं कि पोलर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है पता ही है तुम्हें, परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है? युवराज बोलो क्लियर है यहाँ तक? रोशन आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब हम लोग अब ज़रा देखें, ये तो समझने वाला काम कर दिए, लेकिन अभी जो बुक लिखता है वो भी ज़रा देखें, NCERT SLR वाला क्या लिखता है भाई, तो इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए। हाउ डज, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज डाइलेक्ट्रिक डेवलप नेट डाइपोल मोमेंट इन एन एक्सटर्नल फील्ड व्हेन इट हैज़ नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड पोलर मॉलिक्यूल। यही तो दो बात मैंने डिस्कस की है अभी। पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल फील्ड in the absence of any electric field, जब है ही नहीं, the center of positive charge and negative charge of the molecule of a non-polar molecule coincide as shown in figure। तो फिगर, चलो फिगर तो आपके माइंड में है। The dipole moment of each molecule is 0, non-polar की बात हो रही है, each molecule का 0 है। In the presence of external field E naught, अगर E naught external field ले आए, then the center of positive charge, वो क्या हो जाता है भाई, तो center of positive charge are displaced in the direction of external field while the center of negative charge are displaced opposite to the external field। external इधर अप्लाई किया, पॉजिटिव नेगेटिव जो एक साथ था, पॉजिटिव थोड़ा राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, नेगेटिव थोड़ा अपोजिट में, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्जेस स्टॉप्स when the force exerted on them by the external field balance the restoring force तो internal molecule, मतलब ये कुछ एक्सटेंड में जा करके ये रुक जाएगा, ये शिफ्टिंग जो है, जब हमारा इधर का फोर्स काउंटर बैलेंस हो जाए। चलो ये
छोड़ भी सकते हैं आप इस लास्ट सेंटेंस को। मेन है कि डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा बिकॉज सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल मूव स्लाइटली अलोंग द फील्ड एंड नेगेटिव विल मूव अपोजिट टू द फील्ड। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया। ये बात समझे हम लोग, चलो ये समझे। अब इस पे और हम लोग ज़रा देख लें। ये तो सिर्फ नॉन पोलर की बात बोला गया। अभी यहाँ डायग्राम ये है, तो डायग्राम पे ज़रा नज़र डालो। देखो यहाँ पे क्या है, पोलराइजेशन इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे बताया गया। तो नॉन पोलर में यहाँ देखो दिखाया गया है, ये है एक्सटर्नल फील्ड E0 0, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नन जीरो। देखो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया क्योंकि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया। ये किसकी बात हो रही है भाई? पोलराइजेशन ऑफ ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड। अब इधर दूसरी बात हो गई भाई, इधर है हमारा क्या भाई? पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में देखो जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड 0 है तो रैंडम ओरिएंटेशन, एक इधर है तो दूसरा इधर है, तो ये एक इधर है तो ये इधर है, ये इधर है तो ये इधर है, तो ये इधर है। इस तरह से रैंडम ओरिएंटेशन है। नेट डाइपोल मोमेंट इसका भी 0 है। बट जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड हो गया, अब एक्सटर्नल फील्ड 0 नहीं है, तो उस कंडीशन में देखो सबके अलाइनमेंट होना शुरू हुए। ये ऐसे दिखाया, ये ऐसे दिखाया, परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं दिखाया हुआ है। कौन है इसमें अलाइनमेंट को डिस्टर्ब करने वाला? वो है टेम्परेचर। अलाइनमेंट यानी कि पोलराइजेशन को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर समझते हैं एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड समझते हैं। समझ गए यहाँ तक बात? हम लोगों ने क्लियर किया यहाँ तक? रोशन बोलो, आगे बढ़े, बोलो। रिया, ये सब तो वही बात है। अरे बोल नहीं रहे हो। भुवनेश बोल भाई। भुवनेश क्लियर है यहाँ तक? यस सर। बिल्कुल ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो डाइपोल मोमेंट इन ईच मॉलिक्यूल, ईच नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकम एन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब जो नॉन पोलर थे वो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट बन गए, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट बन गए। ठीक है। एंड द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल एड अप गिविंग ए नेट डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, जो आपको पहले ही समझा चुका हूँ डायग्राम के साथ। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो रिड्यूस्ड फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, इसलिए ये क्लियरली आप समझ जाएंगे। रिड्यूस्ड फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। The induced surface charge set up an electric field EP due to polarization inside the dielectric in a direction opposite to that of external field, जो बता चुका तुम्हें। Thus tending to reduce the original field, original field को reduce करने का tendency आया। The resultant field in the dielectric will be equal to E0 minus EP। एक्चुअली में E0 माइनस EP यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, इसको E0 माइनस EP ऐसे लिखना चाहिए। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E0 प्लस EP लिखेंगे, क्योंकि वेक्टोरियली वी आर एडिंग, एक राइट वर्ड है एक लेफ्ट वर्ड है, ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये वेक्टर फॉर्म नहीं रहना चाहिए था, मॉड लिखना चाहिए। ठीक है, सेंस वही है, मॉड लिखना। युवराज दिखाई दे रहा है? देखो अंदर का नेट फील्ड E0 अपॉन K लिखें या E0 माइनस EP लिखें तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? तो K का वैल्यू हो गया E0 अपॉन E नेट अपॉन अंदर का जो नेट फील्ड है वो E0 और डिवाइडेड बाई नेट फील्ड है E0 माइनस EP, वही लिखा हुआ है। K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट E0 अपॉन E नेट और यह है E0 अपॉन E0 माइनस EP। तो इसको सबको क्या लिखना चाहिए? मॉड। ये सब क्या है? मॉड है। क्लियर है यहाँ तक बात? बोलो भाई।
अंदर का जो नेट फील्ड था हमारा वो यही लिखते थे हम लोग, E0 माइनस EP। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई। अब देखो एक पोलराइजेशन वेक्टर समझें और ससेप्टेबिलिटी, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि ये क्या है भाई। तो ज़रा ध्यान से इसको समझ लो। जो हम लोग पोलराइजेशन P से रिप्रेजेंट करते हैं पोलराइजेशन वेक्टर को, कैपिटल P से, ये कैपिटल P होता है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, टोटल नेट इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर को कैसे हम लोग डिफाइन करें, कैसे समझेंगे, ये बताता है एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन तो हुआ, कितना पोलराइजेशन हुआ, तो वो कैसे बताएंगे कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हुआ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, इसको पोलराइजेशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और ये पोलराइजेशन होता है, ध्यान देना बाद में इसको पढ़ते हैं। पोलराइजेशन जो वेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर का जब तक बात बोला ना जाए इसको हम लोग काउंट नहीं करते, जिसका वेरिएशन हम लोग अभी नहीं समझते सेम टेम्परेचर, फील्ड लगाने से टेम्परेचर थोड़ी ना अलग से बढ़ा रहे हैं, वो तो एक्सटर्नली बढ़ाना पड़ेगा। जब बोला जाएगा तो एक्सटर्नली बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो टेम्परेचर का इफेक्ट ऐसे इन जनरल नहीं लाएंगे। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं, समझो एक तरह से कि सेम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो ये है। और इसका प्रोपोर्शनैलिटी हम लोग हटाते हैं तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट इनटू ससेप्टेबिलिटी, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है समझो, ये हर मीडियम का अलग अलग होता है। ससेप्टेबिलिटी ही मीडियम का बताएगा कि कितना ईजिली पोलराइज हो सकता है। ये है जो हम लोग कांस्टेंट ले आए, तो प्रोपोर्शनैलिटी नहीं रखेंगे, फिर प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देंगे और P इक्वल टू लिख देंगे। यही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो एप्सिलॉन नॉट काई, इसका नाम है काई, और ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। इफ द E इज नॉट लार्ज, बहुत लार्ज नहीं है, देन पोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फील्ड E एग्जिस्टिंग इन द डाइलेक्ट्रिक। ये ऐसे लिख दिया गया। और अगर एक्सटर्नल फील्ड के ये नेट फील्ड के अंदर रखा गया है, ये है नेट फील्ड, एक्चुअली लिखना नहीं चाहिए इसको, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड हम लोग ज़्यादातर बुक में मिलता है एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड, where chi is a proportionality constant called electric susceptibility of the medium and thus the ratio of polarization, ये जो हमारा susceptibility का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा susceptibility is equal to polarization vector divided by epsilon naught E naught। ये है polarization vector पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और पर यूनिट epsilon naught। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। क्या होता है, ये है क्या, मीनिंग वाइज क्या है वो जरा समझो। इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी बताता है कि कोई मीडियम कितना ईजिली और कितना ज़्यादा पोलराइज हो सकता है। मान लो वाटर की बात करें समझने के लिए, वाटर की बात करें, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो 81 है, ज़्यादा पोलर है, तो ज़्यादा पोलर है तो ज़्यादा पोलराइज होगा, ज़्यादा रिड्यूस होगा, अंदर का फील्ड ज़्यादा रिड्यूस होगा, तो ज़्यादा पोलराइजेशन मतलब उसका ससेप्टेबिलिटी भी हाई होगा। तो जिस मीडियम का ससेप्टेबिलिटी हाई है वो मीडियम ईजिली और ज़्यादा एक्सटेंड में पोलराइज हो सकता है। पोलर मीडियम का ससेप्टेबिलिटी हाई होगा क्योंकि ज़्यादा पोलराइज हो सकता है। सो पोलर मीडियम का ये हाई होगा ससेप्टेबिलिटी कंपेयर टू नॉन पोलर। ससेप्टेबिलिटी शोज हाउ ईजिली द सब्सटेंस कैन बी पोलराइज्ड। अगर कम वैल्यू है इसका मतलब पोलराइजेशन के लिए ज़्यादा रेडी नहीं है वो मीडियम, वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता पोलराइजेशन में जिसका ससेप्टेबिलिटी कम है। तो मैं एक सेंटेंस लिख सकता हूँ, ससेप्टेबिलिटी शोज द extent of polarization of
द मीडियम, जिस भी मीडियम की बात हो रही है उस मीडियम का कितना एक्सटेंट में पोलराइजेशन होगा, कितना ईजिली पोलराइज होगा, एक्सटेंट बोलें या कितना ईजिली ये पोलराइज हो सकता है। जो कम ससेप्टिबिलिटी वाला है वो बहुत कम इंटरेस्ट दिखाएगा पोलराइजेशन होने में। तो ये वाला याद रखना है, इसमें ई नॉट समझना है, ई नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, पोलराइज हमारा अंदर का नेट फील्ड नहीं करता, एक्सटर्नल फील्ड करता। जितना ज़्यादा फील्ड अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा पोलराइजिंग टेंडेंसी आएगा। क्लियर है? यहाँ तक एक सेंटेंस ही बस ससेप्टिबिलिटी के लिए याद रखना है। वो क्या है भाई? तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मीडियम शोज हाउ इजिली एंड अप टू व्हाट एक्सटेंट द मीडियम इज रेडी टू बी पोलराइज्ड। और पोलराइजेशन जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट। ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे ज़्यादा पोलराइज होगा। लेकिन अगर मान लो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मीडियम 1 में पोलराइज किया, सेम अप्लाई किया मीडियम 2 में, लेकिन यहाँ पोलराइजेशन ज़्यादा हो गया क्योंकि इसका ससेप्टिबिलिटी वैल्यू हाई था, इसका हमारा लो था, तो ये कम पोलराइज होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 20 डिवाइडेड बाई मान लो हाई, यहाँ पे अगर ससेप्टिबिलिटी हाई है तो ज़्यादा पोलराइज होगा, तो 20/10 कर दिया, ये 2 कर दिया, और यहाँ पे 20/2 किया तो यहाँ पे 10 है। इट मीन्स यहाँ पे ये हाई है और यहाँ का ससेप्टिबिलिटी लो है। ये ज़्यादा पोलराइज नहीं हो पाया, तभी तो ये ज़्यादा पोलराइज नहीं हो पाया, इसलिए फील्ड को ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर पाया। ये ज़्यादा पोलराइज हुआ, फील्ड को देखो रिड्यूस करके सीधा 10 टाइम्स डिक्रीज करा दिया। तो नटसेल में ये बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक shows how easily and up to what extent it can be polarized. Higher is the value of electric susceptibility, easy will be more extent of polarization will be possible through the medium. Lower value of susceptibility means low interest for polarization. Clear है यहाँ तक? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं भाई। इतना ही आपको एक सेंटेंस बस जानना था। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मीडियम, पोलराइजेशन से रिलेटेड बात आपने समझा। पोलराइजेशन फिनोमेना हुआ, मैं उसमें थोड़ा और फिनोमेना के बारे में 2 सेंटेंस लिख दूंगा। पोलराइजेशन फिनोमेना इज द पोलराइजेशन और अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल मोमेंट in the direction of applied electric field, due to which sheet of charge develops at the two end, and as a result opposing electric field, induced electric field is developed inside the dielectric, which reduces the net value of electric field, and net value of electric field is given by two method. One is E naught minus EP and the other is E naught by K. अब जरा देखो, ये एक पॉइंट रह गया, इस पे जरा समझें। एक डाइपोल मोमेंट था ऐसे, पॉजिटिव और निगेटिव। चलो ये डाइपोल मोमेंट था तो इधर फोर्स लगा भाई ऐसे ऐसे, और ये अलाइन हो गया। चलो ये डाइपोल का अलाइनमेंट मान लो हो गया, ऐसे ये अलाइंड हो गया डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव चार्ज है, ध्यान देना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव चार्ज है। इसने इधर QE फोर्स लगा और इधर हमारा लगा QE फोर्स। क्या होगा जब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग और बढ़ाते जाएँ? अभी जो लगाया है 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, मान लो अभी जो हमने फील्ड फोर्स लगाया है वो मान लो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था। अब क्या किया हमने, और फील्ड का वैल्यू बढ़ा दिया, इस E0 का वैल्यू और बढ़ा देंगे तो ये फोर्स अब 20 न्यूटन हो जाएगा। और फील्ड का वैल्यू बढ़ा दिया, इसको इंक्रीज करते जाएं तो अब ये 40 न्यूटन, ये भी इधर से भी 40 न्यूटन लगने लग गया। तो इस मॉलिक्यूल का क्या हाल होगा? तो ये मॉलिक्यूल अब हो जाएगा ऐसे, थोड़े टाइम के बाद ये ऐसे हो जाएगा। और यहाँ लग रहा है 80 न्यूटन, तो ये लग रहा है 80 न्यूटन। तो इस तरह से जब फील्ड बढ़ाते जाएंगे तो ये फोर्स QE फोर्स बढ़ता जाएगा, इधर का भी QE फोर्स बढ़ता जाएगा, स्ट्रेचिंग फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल बढ़ता जाएगा, और सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाएगा। और जब मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो सोचो कि पॉजिटिव वाला उधर भागेगा, एक्सेलरेट करेगा, निगेटिव वाला इधर एक्सेलरेट करेगा, पॉजिटिव वाला उधर गया तो उधर करंट, निगेटिव वाला इधर गया तो इधर करंट। इस तरह से लार्ज वैल्यू ऑफ करंट, निगेटिव वाला इधर भाग रहा है तो उसके अपोजिट में करंट, और पॉजिटिव वाला जिधर जाता है उधर ही है करंट। तो दोनों के इफेक्ट में क्या हुआ, लार्ज वैल्यू ऑफ करंट चला, और इससे डाइलेक्ट्रिक जल जाता है, डैमेज हो जाता है। इस फिनोमेना को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इफ़ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, देन आफ्टर सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द मॉलिक्यूल्स विल ब्रेक।
फिनोमेना इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और जब भी ये ब्रेकडाउन होता है, जिस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे होता है, उसको इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। जिस वैल्यू पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक जो है वो ब्रेकडाउन करता है, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम। ये मीडियम इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड सस्टेन कर सकता है बिना ब्रेकडाउन किए। और जब भी ये होगा तो 3 तरह के एनर्जी प्रोड्यूस होंगे, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। थंडरिंग लाइटनिंग जो होता है ना, वो एयर का ब्रेकडाउन है। थंडरिंग लाइटनिंग जो होता है वो क्या है? एयर का ब्रेकडाउन है। एयर मीडियम का ब्रेकडाउन होता है, उसके मॉलिक्यूल्स का ब्रेकिंग होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, नीचे ग्राउंड की तरफ जाते हैं। उसका डिटेल नहीं जानने हैं, बट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मीडियम, किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इट कैन सस्टेन विदाउट बीइंग ब्रेकडाउन, बिना ब्रेकडाउन हुए, जितना ये टॉलरेट कर सके। और जब भी होगा स्पार्किंग लाइक फिनोमेना बनेगा, स्पार्किंग होगा। जब भी ब्रेकडाउन होगा स्पार्किंग होगा, एयर का ब्रेकडाउन, साउंड एनर्जी निकलेगा, लाइट एनर्जी निकलेगा और हीट एनर्जी निकलेगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड that can exist in a dielectric without causing the breakdown of its insulating property। भाई ये इंसुलेटर कब तक है? जब तक डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, जब तक पॉजिटिव नेगेटिव पे नेट फोर्स 0 है, नहीं भाग रहा। जैसे ही ब्रेकडाउन होगा पॉजिटिव भागेंगे इधर, नेगेटिव इधर भागेंगे। नेट फोर्स अब 0 नहीं रहा। नेट फोर्स तभी तक 0 है जब तक ये मैकेनिकली एक सिस्टम है, नेट फोर्स 0 है, नहीं जा रहा, बाउंड है। जैसे ये ब्रेकडाउन होगा, ये इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी अपना छोड़ देगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। और दुनिया का हर मीडियम को हम लोग ब्रेकडाउन करा सकते हैं। ऐसा कोई मीडियम नहीं है जिसके थ्रू चार्ज फ्लो ना कर सके। भाई चार्ज फ्लो तभी तक नहीं करता जब तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ हो। इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्लो कर रहा है क्योंकि भाई फ्री नहीं था डाइलेक्ट्रिक में, लेकिन खाली इलेक्ट्रॉन ही थोड़ी है। अब मॉलिक्यूल को ही इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके मॉलिक्यूल को ही ब्रेक कर दिया, तब तो ये चार्ज बन करके जाएंगे, इधर जाएंगे और इस तरह से करंट कंडक्ट होगा। तो हर डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन होता है। किसी का छोटे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे ब्रेकडाउन होगा, किसी का बड़े वैल्यू पे ब्रेकडाउन होगा। एयर का भी ब्रेकडाउन होता है। सिर्फ एक ही चीज़ है जिसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, वो है वैक्यूम, क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो ब्रेकडाउन किसका? सो एवरी मीडियम का ब्रेकडाउन होता है। द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वोल्ट पर मीटर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। कुछ समझ में आ गया? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मीडियम समझ गए।